दोस्तों, इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि अहमद शाह अब्दाली के चौथे हमले के दौरान हुई घटनाओं को, जो कि 1756 से 1758 के बीच का समय था। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया में लिखते हैं कि इससे पहले कि गवर्नर मीर मन्नू की मौत के बाद उसकी विधवा बेगम, जिसका नाम उन्होंने मुराद बेगम बताया है और जिसको खुशवंत सिंह ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में मुगलानी बेगम लिखा है, और अहमद शाह दुर्रानी ने जिसको लाहौर का प्रशासन संभालने की अनुमति दे रखी थी, वो नाकाम और कमज़ोर साबित हुई। तो पंजाब की पूरी व्यवस्था चरमरा गई। चारों तरफ अराजकता फैल गई। दिल्ली का वज़ीर गाजीउद्दीन, उसने अब्दाली की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लाहौर से मुराद बेगम को गिरफ़्तार कर लिया। उसके साथ ही उसकी बेटी हमीदा बेगम, जिसकी सगाई अहमद शाह अब्दाली के बेटे से हो चुकी थी, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया और इन दोनों माँ बेटियों को दिल्ली ले जाया गया। हालांकि दिल्ली में मुगलानी बेगम को कड़े पहरे के बीच रखा गया था, लेकिन वो इसके बावजूद अहमद शाह दुर्रानी को एक ख़त भेजने में कामयाब हो गई, जिसमें उसने एक बार फिर अब्दाली को भारत पर हमला करने के लिए इनवाइट किया और उससे वायदा किया कि आप दिल्ली आइए, मैं आपको बहुत सारी छुपी हुई दौलत के राज बताऊंगी और आपका यहाँ आना बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि नवंबर 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने सिंधु नदी को चौथी दफ़ा पार किया। सिखों ने इन अफ़गानों को कुछ नहीं कहा और आगे जाने दिया, और अदीना बेग ने अपनी सुरक्षा के इंतज़ाम करके वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाया कि देखते हैं हवा किस तरफ का रुख करती है। इस खबर को सुनकर लाहौर से सरहिंद तक किसी भी गांव में कोई बाशिंदा नहीं बचा। छोटे बड़े अमीर गरीब सब अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ तितर बितर हो गए। लगभग सभी गांव वीरान थे। मतलब दुर्रानियों की सेना का पूरा रास्ता खाली हो गया था। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि 20 दिसंबर 1756 को अहमद शाह अब्दाली लाहौर पहुंचा। लगभग 12 दिनों तक लाहौर में रुकने के बाद इनका काफिला दिल्ली के लिए निकला और 28 जनवरी 1757 को ये दिल्ली पहुंचा। लाहौर से दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले अब्दाली ने लाहौर का शासन जालंधर के ख्वाजा मिर्ज़ा खान को सौंप दिया था, और जब वो दिल्ली पहुंचा तो मुग़ल शासक के द्वारा उसका कोई विरोध नहीं किया गया, बल्कि दिल्ली के वज़ीर गाजीउद्दीन इमाम मलिक ने हाथ जोड़कर अहमद शाह अब्दाली का स्वागत किया। दिल्ली के दूसरे रईसों ने उसको उपहार दिए। 28 जनवरी सन 1757 को दिल्ली के मुग़ल बादशाह आलमगीर सेकंड ने पर्सनली दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद पहुंचकर अहमद शाह अब्दाली का स्वागत किया और उसको लाल किले तक लेकर गया। अब्दाली ने उसकी सेवा के कारण उसको तो बादशाह के तख्त से नहीं हटाया, लेकिन उसने शहर और उसके किले को लूट लिया और उनको मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। उनके अंडरग्राउंड बने हुए तहखानों और छतों के अंदर बने हुए गुप्त कमरों को भी तोड़ डाला गया और छिपे हुए धन को बरामद कर लिया गया। लोगों से कर की वसूली शुरू हो गई, जिसको देने के लिए लोगों को अपनी महिलाओं के गहने, घरेलू बर्तन और अन्य सामान बेचने के बाद इस कर को चुकाना पड़ा। इस लूट खसोट ने दिल्ली के लोगों को आर्थिक रूप से कंगाल बना दिया। लाहौर से आई मुराद बेगम ने, जैसा कि अब्दाली से वादा किया था, पूरा घूम घूम कर किले में और उसके जानने वाले अमीरों के छुपे हुए ख़जाने के पते बताए। बहुत मेहनत की उसने, लेकिन अंत में उसे कुछ नहीं मिला। अहमद शाह अब्दाली ने मुग़लों को इतना जलील और अपमानित किया कि जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दिल्ली में अहमद शाह ने अपने बेटे तैमूर की शादी उस वक्त के मौजूद मुग़ल बादशाह आलमगीर सेकंड की बेटी गौहर बानो बेगम के साथ की और ख़ुद दिवंगत मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह की 16 वर्षीय बेटी हज़रत बेगम से निकाह कर लिया। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह में अहमद शाह 2 मुग़ल बादशाहों की राजकुमारियों, मुग़ल परिवार की 16 अन्य महिलाओं और 400 नौकरानियों और लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के लूट के सामान के साथ अफ़गानिस्तान के लिए रवाना हुआ। इसके अलावा खुशवंत सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि उस दिन 28,000 हाथी, ऊँट, खच्चर और बैलगाड़ियाँ अहमद शाह की लूट की संपत्ति से लदे हुए थे। उसकी सेना को पैदल चलना पड़ रहा था क्योंकि उनकी सवारियों पर लूट का सामान लदा हुआ था। इस अफ़गान राजा ने सामान ले जाने के लिए रास्ते में पड़ने वाले किसी भी घर में घोड़ा, ऊँट, यहाँ तक कि एक गधा भी नहीं छोड़ा। अहमद शाह के बेटे तैमूर की अगुवाई में जब अब्दाली की सेना दिल्ली से लाहौर के रास्ते पर लूट का सामान लेकर जा रही थी, तो अम्बाला और पटियाला के बीच सनावर नाम की जगह पर पटियाला के बाबा आला सिंह और दूसरे सरदारों ने उन पर हमला किया और उनका लगभग आधा खजाना छीन लिया। दोबारा से फिर मलेरकोटला के आसपास उन पर हमला किया गया और खजाने को लूटा गया। अब्दाली की सेना सिंघों से इतनी डरी हुई थी कि तैमूर को सिंघों के द्वारा पकड़ने और मार देने की अफवाह तक फैलने लगी। अब्दाली ने काफ़ी सावधानी बरती, लेकिन सिख जत्थों ने उसके गार्ड्स को मार डाला और कई स्थानों पर उसके सामान को लूट लिया।
लाहौर पहुंचते पहुंचते उसके सब्र का बांध जैसे टूट चुका था। वो इन मायावी सिखों पर तो हाथ नहीं डाल सकता था, इसलिए उसने अमृतसर शहर पर अपना गुस्सा निकाला। उसने दरबार साहिब पर हमला किया और पवित्र सरोवर को गाय के कंकालों से भर दिया। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि उसने यानी अहमद शाह अब्दाली ने नासिर अली खान जलंधरिया की मदद से करतारपुर शहर, जो कि जलंधर से लगभग 9 मील की दूरी पर था, उसको लूट लिया और कई लोगों को वहाँ मौत के घाट उतार दिया। गुरुद्वारा श्री थम साहिब को आग के हवाले कर दिया गया और ताज़ा गायों की हत्या करके उस पवित्र स्थान पर फेंक दिया गया। उसके बाद लाहौर से पहले सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने उसका पीछा किया और जब और जहाँ भी मौका मिला उनका ख़जाना लूटा और उनके काफ़ी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से सरदार आहलूवालिया ने दुर्रानियों को अपमानित किया और उनकी इस यात्रा को नर्क बना दिया। इन हमलों के पीछे सिंहों का मकसद तैमूर को ये चेतावनी देना था कि ये उनका क्षेत्र है और उसमें वो किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। लाहौर पहुंचकर अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर को वहां का शासक नियुक्त किया और बख्शी जहान खान को उसका नायब बना दिया। उसने जम्मू के राजा रंजीत देव को कई परगने दिए और इस आशा के साथ कि वो तैमूर का साथ देगा और उसके बाद वो वापस अफ़गानिस्तान के लिए रवाना हो गया। तैमूर और सिखों के बीच लड़ाई तो पहले से ही तय हो चुकी थी, क्योंकि दरबार साहिब पर हमले और वहाँ पर हुई बेदबी के कारण सिखों में ज़बरदस्त रोष था। जब अदीना बेग को जालंधर दोआब का मिलिट्री असिस्टेंट नियुक्त किया गया तो तैमूर शाह ने उससे वादा किया था कि अगर वो समय पर कर और राजस्व देगा तो उसके लिए लाहौर के दरबार में उपस्थित होना ज़रूरी नहीं होगा। लेकिन जल्द ही तैमूर लालची हो गया और उससे ज़्यादा टैक्स वसूल करने के इरादे से अदीना बेग को पर्सनली लाहौर आकर दरबार में पेश होने के लिए ज़ोर देने लगा। अदीना बेग को उसके इरादों पर शक हो गया और वो उसके इन आदेशों का पालन करने में झिझकने लगा। इस पर तैमूर शाह ने सरफराज खान को दोआब का शासक नियुक्त कर दिया और बुलंद खान और मुराद खान की कमान में अदीना बेग के खिलाफ एक बड़ी सेना भेज दी। जब अदीना बेग को इसके बारे में पता चला तो उसने सोढ़ी वडभाग सिंह करतारपुरिया और सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया से संपर्क किया और इस पर सोढ़ी साहिब ने सरदार जस्सा सिंह से ये सिफारिश की कि अदीना बेग को पूरा समर्थन दिया जाए। सरदार जस्सा सिंह पहले से ही श्री दरबार साहिब और करतारपुर में गुरुद्वारा श्री थम साहिब में दुर्रानियों द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के मौके की तलाश में थे। मेहलपुर में खालसा सेना और अदीना बेग के समर्थकों की जॉइंट फोर्सेस और दुर्रानियों की सेना के बीच ज़बरदस्त युद्ध हुआ। यहाँ दिक्कत ये हुई कि दुर्रानियों के सैनिकों और अदीना बेग के सैनिकों में फ़र्क करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए सिंघों ने अदीना बेग के समर्थकों को सिर पर हरी घास की पत्तियां बांधने की सलाह दी। हालांकि दुर्रानियों के पास हल्की तोपें थी, फिर भी वो गुस्से से उबल रहे सिखों को रोक नहीं सके। बुलंद खान युद्ध में मारा गया और मुराद खान सेना को उसके हाल पर छोड़कर युद्ध के मैदान से गायब हो गया। इस प्रकार यहाँ दुर्रानियों को भारी नुकसान के साथ हार का सामना करना पड़ा। सरदार गंडा सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि सरदार जस्सा सिंह ने अब सीधे जालंधर पर आक्रमण कर दिया। वहाँ का सेनापति सादत खान आफरीदी सिख सेना के दबाव को झेल नहीं सका और हार का सामना करने के बाद पीछे हट गया। परिणाम स्वरूप जालंधर शहर सिंघों के कब्जे में आ गया। ऐसे में टांगरी गांव के लोगों ने भी जालंधर पहुंचकर लूटपाट शुरू कर दी। ये सब देखकर अदीना बेग ने सिंघों से रुपयों की पेशकश की। उसने 3,25,000 रुपयों की भेंट सिंघों को दी और शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील की। सोढ़ी वडभाग सिंह ने सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया को इस शानदार जीत की हार्दिक बधाई दी और खालसा द्वारा जालंधर पर कब्जे के बाद सादत खान आफरीदी पहाड़ियों में भाग गया। सिंघों के इस वीरतापूर्ण कार्य से पूरे दोआब में सरदार जस्सा सिंह जी की चर्चाएं होने लगी। जब तैमूर शाह को लाहौर में इस सब की खबर मिली तो उसने ख्वाजा उबैदुल्ला की कमान में 25,000 की मजबूत घुड़सवार सेना भेजी, लेकिन वो भी हार गया और सिंघों के हाथों अपना पूरा तोपखाना खोकर लाहौर वापस लौट आया। सिंघों ने व्यास नदी को पार किया और दोआब, बटाला, कलानौर और दक्षिण में लाहौर के बाहरी क्षेत्र पर अपना कंट्रोल कर लिया। इस हार की खबर सुनकर दुर्रानियों में बहुत रोष फैल गया, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, परिस्थितियां उनके खिलाफ थी। दोआबा में सिखों के हाथों उनकी हार से उनकी रीढ़ टूट गई थी, लेकिन अब अदीना बेग के लिए परिस्थितियां काफ़ी उलझन भरी थी। ये ठीक था कि सिंघों की मदद से उसने मुराद और सरफराज खान के हमलों को खारिज कर दिया था, सादत खान आफरीदी को बाहर कर दिया था और उबैदुल्ला खान को हरा दिया था। लेकिन अगर दुर्रानियों की तरफ से एक संयुक्त सेना का भविष्य में हमला होता तो निश्चित तौर पर वो उसका सामना करने में सक्षम नहीं होता। यदि अहमद शाह खुद एक संयुक्त और शक्तिशाली सेना के साथ आता है तो ऐसे में अदीना बेग के लिए भारी परेशानी हो सकती थी।
साथ ही उसने ये भी सोचा होगा कि सिंह उसकी सभी लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो खुद अपना शासन स्थापित करने के लिए लड़ रहे थे और अपने नारे राज करेगा खालसा को सच करने के लिए प्रयासरत थे। अदीना बेग को यह भी पता था कि सिंघों ने पंजाब के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और दिनों दिन वो शक्तिशाली होते जा रहे थे। हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में खुशवंत सिंह लिखते हैं कि लाहौर स्थित अफगानों के कैंप में काफ़ी डर का माहौल था। दुर्रानियों की हर एक फौज जो किसी भी मिशन पर भेजी जाती थी, हार कर और भारी नुकसान के साथ वापस आ रही थी। हर रात हज़ारों सिख शहर पर हमला करते थे और लाहौर की दीवारों के बाहर मौजूद उपनगरों को लूट लिया जाता था, लेकिन उनको पीछे हटाने के लिए कोई भी बल भेजा नहीं जाता था। रात होने के 1 घंटे बाद शहर के द्वार बंद कर दिए जाते थे। इससे सरकार को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही थी और पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी। ऐसे में अदीना बेग ने मराठाओं को निमंत्रण भेजा, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। उसने उनको फौज के साथ मार्च करने के लिए 1 लाख रुपए एक दिन और वहां पर ठहरने के लिए 50,000 रुपये एक दिन पेशगी देने की पेशकश की, यदि वे लाहौर पर कब्जा करने में उसकी मदद करते हैं तो। उसने सिखों को अफगानों के खिलाफ मराठों की मदद करने के लिए भी राज़ी किया। मार्च 1758 में मराठा जनरल रघुनाथ राव, जिनको राघोबा भी कहते थे, करीब 2 लाख की संख्या के साथ पंजाब पहुँचे। आलूवालिया, भंगी, रामगढ़िया और सुकरचिकिया मिसलों ने सरहिंद पर कब्जा करने में मराठों की मदद की, लेकिन सरहिंद के लिए सिखों के मन में हमेशा से एक रोष था, जिसके कारण सरहिंद को उन्होंने एक बार फिर उजाड़ दिया। इस बात से मराठे थोड़े नाराज़ हुए, क्योंकि वो सरहिंद को लूटना चाहते थे। तो यहाँ पर यह तय हुआ कि सिख भविष्य में मराठों से 2 पड़ाव आगे रहेंगे, यानी कि 2 पोस्ट आगे रहेंगे। इस बात का जिक्र खुशवंत सिंह अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में करते हैं। ये शब्दशः जो किताब में लिखा हुआ है वो मैंने आपको बताया। जहान खान, जो उस समय दोआब में था, वो तुरंत लाहौर चला गया और कुछ दिनों बाद पूरी अफगान सेना ने लाहौर खाली कर दिया और रावी नदी के पीछे तक हट गए। अप्रैल 1758 में मराठा और सिख संयुक्त सेना ने लाहौर में प्रवेश किया। अदीना बेग खान ने लाहौर के शालामार बाग में उनका स्वागत किया और उनके सम्मान में शहर को रोशन किया। जब लाहौर शहर के अंदर उत्सव चल रहा था, तब सिख और मराठा घुड़सवार अफगान राजकुमार और उसके प्रधान सेनापति का पीछा करने निकले। वजीराबाद के पास चिनाब को पार करते हुए तैमूर और जहान खान मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। उनके पीछे गार्ड्स और भारी सामान को पकड़ लिया गया और वापस लाहौर लाया गया। लाहौर से सिख अफगान कैदियों को अमृतसर ले गए और उनसे श्री दरबार साहिब में पवित्र सरोवर को साफ करवाया गया, जिसे जहान खान ने भरवा दिया था। सरदार गंडा सिंह इन अफगानों की संख्या लगभग 200 के आसपास बताते हैं।